नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन को बड़े ही डिटेल्स से और सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो इसलिए यदि आप भी लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन को सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने सेल डिवीजन को बड़े ही सरल तरीके से प्रेजेंट किया था, आपको समझाया था। उसी का पार्ट है एक सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो कोशिका विभाजन है, जो सेल डिवीजन है, उसमें एक पढ़ा था असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा पढ़ा था समसूत्री कोशिका विभाजन और तीसरा पढ़ा था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो जो अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन है तो उसी का एक पार्ट है ये लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन को बड़े ही सरल तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि लिंग निर्धारण क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो देखिए, मैंने बहुत ही सरल तरीके से एक परिभाषा लिखा है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का अपने हिसाब से बुक में ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, जीवों में नर एवं मादा की सुनिश्चितता ही लिंग निर्धारण है। यानी कि जो लिंग निर्धारण है तो जीवों में, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सभी जीवों में लिंग निर्धारण क्या बताता है कि कौन मादा है और कौन नर है, कौन मेल है कौन फीमेल है, और मनुष्य में कौन महिला है कौन पुरुष है, ये कौन बताता है? लिंग निर्धारण। ठीक है, तो ये आप समझे होंगे कि जीवों में नर एवं मादा की सुनिश्चितता ही क्या है? लिंग निर्धारण है। तो ये तो हो गया परिभाषा। ठीक है, अब हम सारी प्रोसेस समझेंगे कि किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है और कैसे कैसे एक मेल और फीमेल का जन्म होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो मैंने अभी आपको कोशिका विभाजन के बारे में अभी चर्चा किया था कि जो कोशिका विभाजन होता है वो असूत्री होता है, समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है। तो जो ये लिंग निर्धारण है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है वो कहाँ हो रहा था? तो जनन कोशिकाओं में। कहाँ हो रहा था? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा था। तो जनन कोशिका कौन कौन से हैं? तो मेल में शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और जो फीमेल है उसमें अंडाणु। ठीक ना, यानी कि ओवम। तो ये क्या है? जनन कोशिका है। ठीक है, तो जनन कोशिका की हेतु द्वारा लिंग निर्धारण होगा, तो इसलिए ये अर्धसूत्री कोशिका का एक पार्ट है। ठीक है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था? वो जो मानव सेल है उसके हर सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, जिसमें से जो 44 क्रोमोसोम है, कंसेप्ट को समझिएगा, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम है वो महिला में भी और पुरुष में भी दोनों में समान थे। ठीक है, और जो 2 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, 2 क्रोमोसोम जो हैं वो असमान थे। ठीक है, 44 क्रोमोसोम जिसको हम ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते थे, ठीक है, तो वो 44 थे जो महिला और पुरुष दोनों में समान था। लेकिन जो 2 क्रोमोसोम था वो असामान्य था। तो जो ये 2 क्रोमोसोम होते हैं ना जो असामान्य थे, जिसको विषम जात यानी कि हेटेरोसोम या ऑलोसोम कहते हैं, तो यही 2 क्रोमोसोम ही मानव में या अन्य किसी जीव में लिंग का निर्धारण करता है और बताता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, केवल 2 क्रोमोसोम। ठीक है, तो वो 2 क्रोमोसोम महिला में और पुरुष में क्या कौन कौन से होते हैं? तो जो पुरुष वर्ग है, ठीक है, जो पुरुष वर्ग है तो उसमें ये जो 2 क्रोमोसोम है वो XY होता है। क्या होता है? X और Y। लेकिन जो महिला है तो उसमें सेम होता है X और X। ठीक ना, और जो ये 44 जो क्रोमोसोम है इससे क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। सिर्फ ये 44 जो क्रोमोसोम है जिसको ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं, वो सिर्फ
शरीर का निर्माण करता है। लेकिन लिंग कौन बनाता है, लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो जो ये ऑलोसोम है, हेट्रोसोम है, ये जो दो क्रोमोसोम है, ठीक ना, एक्स वाई पुरुष में और महिला में एक्स एक्स है, यही दो क्रोमोसोम सिर्फ क्या बनाता है, लिंग का निर्धारण करता है, लिंग को बताता है। तो यहां तक आपका हो गया होगा क्लियर। अब चलिए देखते हैं कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो जनन कोशिका है, ठीक ना, तो जनन कोशिका में किस प्रकार की विभाजन होता था, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता था, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता था। तो जो जब ये 44 क्रोमोसोम वाले सेल में विभाजन होगा तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। 44 का आधा क्या होगा, 22 होगा। तो जब ये विभाजित होगा दो भाग में, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ होगा, ठीक है। एक विभाजन यहां होगा और एक विभाजन यहां होगा, ठीक है। तो 44 का कितना हो जाएगा, 22 क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां इससे क्या लेंगे, x लेंगे, या तो एक x लेंगे या तो फिर y लेंगे, किसी एक ही क्रोमोसोम को यहां से उठाएंगे। दो क्रोमोसोम है तो या तो हम x को उठाएंगे या तो हम y को उठाएंगे। तो यहां क्या ले लिए, x, तो इसमें कितना क्रोमोसोम हो गया, 23 क्रोमोसोम, और इसमें क्या ले लिए, y ले लिए, ठीक है। 44 का विभाजन हुआ तो 22 में हो गया, इसके बाद इसमें से x और इसमें से y, तो इसमें भी कितना हो गया, 23 हो गया। तो दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम कंप्लीट हो गए, ठीक है। जैसे कि इसमें 46 क्रोमोसोम था तो इसका जब आधा हुआ तो इधर क्या हो गया, 46 पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर क्या होता है, महिला में भी सेम होता है, 44 होता है और फिर ये दो क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें महिला में क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। जो दो अलग से जो लिंग निर्धारण करता है जो क्रोमोसोम, उसमें महिला में क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है। तो इसको हम बराबर भागों में बांटेंगे अर्धसूत्री कोश का विभाजन के द्वारा, तो इसमें 22 और x होगा, 22 और x, तो इसमें भी 23 हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 23, तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यहां भी कितना होगा, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहां दो विभाजन यहां हो रहा था, दो विभाजन यहां हो रहा था, तो कुल अर्धसूत्री कोश का विभाजन में कितना होगा, 4 जगह कोश का विभाजन होगा। लेकिन जो समसूत्री और असूत्री कोश का विभाजन है वहां सिर्फ 2 जगह ही कोश का विभाजन हो रहा था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जब ये 22 और x वाला जो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जिसमें ये x और x, इसका पुरुष का यानी कि पिता का हम 22x वाला ये भाग लेंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, 22 प्लस x, ठीक है, 22 प्लस x ले लिए। अब एक महिला का भी ले लिए, ठीक है, तो महिला का हम कौन सा ले लिए, 22x, 22 प्लस x, ठीक है। तो 22 को हम जोड़ दिए तो कितना हुआ, 44 बन गया, ठीक है। और ये x और x तो कितना हो गया, 2x हो गया। तो लगभग इसमें पूरा कंप्लीट 46 क्रोमोसोम हो गए, ठीक। तो जिस बच्चे में XX क्रोमोसोम होंगे, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिसमें ये 22Y वाला क्रोमोसोम पुरुष का चला जाएगा और 22X वाला क्रोमोसोम महिला का आ जाएगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, 22Y वाला क्रोमोसोम पुरुष का, लेकिन यहां 22X वाला क्रोमोसोम महिला का आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, जहां XY होंगे तो वहीं क्या हो जाएगा, लड़का बनेगा यहां, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था सामान्य बच्चों की बात, ठीक है। लेकिन कुछ परिस्थिति में क्या होता है कि यहां मान के चलो 22 क्रोमोसोम ना जाके पिता का केवल 21 ही क्रोमोसोम गया, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा, यहां तो 45 हो जाएगा। और फिर मान के चलो यहां
पिता का जो है 22 न जाके कितना चला गया, 23 क्रोमोसोम चला गया। ठीक है, तो यहाँ तो 47 हो जाएगा, फिर 47 क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो जहां क्रोमोसोम घटता और बढ़ता है तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, सिंड्रोम कहा जाता है। कहने का मतलब है क्रोमोसोम में घटने या बढ़ने की संख्या को ही क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो जब सिंड्रोम हो जाता है तो वहां बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम जानेंगे। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब सिंड्रोम को समझते हैं। वैसे तो सिंड्रोम कई होते हैं मानव शरीर में, लेकिन जो प्रमुख सिंड्रोम है उन्हीं को हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि सिंड्रोम की स्थिति में मनुष्य के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या कमी होती है और भी क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है जिस बच्चे को सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम कहने का मतलब कि जिस बच्चे के शरीर में क्रोमोसोम घट या बढ़ जाता है। वैसे तो सामान्य बच्चे में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब क्रोमोसोम शरीर में 45 हो जाता है या कभी कभी 47, कभी कभी 48 हो जाता है, ठीक, तो क्रोमोसोम के घटने या बढ़ने को ही क्या कह देते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो जब सिंड्रोम हो जाता है तो किस किस चीजों की किस किस परिस्थिति में सामना करना पड़ता है बच्चे को, तो चलिए उसको जानते हैं। तो जो ये पहला सिंड्रोम है तो इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। और ये जो टर्नर सिंड्रोम है उसको शॉर्ट में कहेंगे टीएस। क्या कहेंगे, टीएस। इसमें जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, उसकी संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। और ये सिर्फ महिलाओं में होती है, यानी कि फीमेल में होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो टर्नर सिंड्रोम का लक्षण क्या है, तो लक्षण क्या है कि जो महिला है उसका जो हाइट है वो छोटा रह जाता है, वो बढ़ नहीं पाती है, उसका शरीर विकसित नहीं हो पाता है। ठीक, तो क्या होता है, शरीर छोटा होता है, कद छोटा हो जाता है, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। इसके बाद क्या होता है कि महिलाओं में बांझपन भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, बांझपन। ठीक है, देखिए जो आजकल की परिस्थिति चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, यदि महिला गर्भवती नहीं हो रही है, ठीक ना, तो आज का समाज पूरा का पूरा दोष किस पे डाल देता है, महिला पर। या फिर महिला के द्वारा लड़की ही पैदा हो रहा है तो उसमें भी दोष डाल दिया जाता है किसके ऊपर, महिला के द्वारा। लेकिन केवल महिलाओं का यहाँ दोष नहीं होता है, जबकि लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका किसका रहता है, पुरुष वर्ग का रहता है। यदि पुरुष के द्वारा जब सेक्स डिटर्मिनेशन होगा तो उसमें क्या होगा, यदि वाई क्रोमोसोम महिला के ओवम में जाएगा तभी वहां लड़का पैदा होगा। ठीक है, लेकिन यदि केवल एक्स क्रोमोसोम जाएगा महिला के ओवम में पुरुष का, तो वहां लड़की ही पैदा होगी। तो जो लड़का और लड़की का मामला है वो सिर्फ पुरुष पर आधारित होता है, इसमें महिला का कोई भी दोष नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसके बाद जो दूसरा जो सिंड्रोम है वो है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, केएस। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम को शॉर्ट में क्या कहेंगे, केएस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम अधिक बढ़ जाता है, 47 क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक, और ये किसमें होता है, पुरुष में होता है। किसमें होता है, पुरुष में। इसका जो लक्षण क्या है, तो पुरुष में नपुंसकता होती है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम जिस भी पुरुष में होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, नपुंसकता होगा। नपुंसकता का मतलब जो जनन अंग है, ठीक ना, तो जनन अंग में वृद्धि ही नहीं होगा, विकास ही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, नपुंसकता। लक्षण क्या है, नपुंसकता। पुरुष नपुंसकता होगा, क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, 47 होगा। ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम है वो महिला में था, जिसमें महिला बांझपन का शिकार थी। और एक होता है लिम्पेडेमा। तो लिम्पेडेमा में क्या होता है, जैसे बच्चा का जन्म होगा तो बच्चा का जो हाथ पैर होगा उसमें क्या होगा, सूजन होगा। तो इसको क्या कहते हैं, लिम्पेडेमा। ये किसमें होता है, टर्नर सिंड्रोम में। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो तीसरा है वो क्या है, डाउन सिंड्रोम। तीसरा जो सिंड्रोम है वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीएस।
लेकिन इसका नाम सिर्फ डाउन सिंड्रोम है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है 47 हो जाता है। यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितना है 47। और जो ये डाउन सिंड्रोम है ये महिला और पुरुष दोनों में होता है, ठीक है। अभी जो टर्नर सिंड्रोम था वो महिला में था, क्लीनीफेल्टर जो सिंड्रोम था वो पुरुष में था, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम है ये महिला और पुरुष दोनों में इसके लक्षण होंगे, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे DS। इसका जो क्रोमोसोम है वो कितना होगा 47। इसका लक्षण क्या होगा तो विकास देरी से होगा, ठीक है। जैसे सामान्य बच्चे के विकास की हम बात करें तो सामान्य बच्चा 17 से 18 साल तक पूरी तरह से उसका विकास हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चा होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, तो उसका जो विकास है, ठीक, शारीरिक विकास और जो मानसिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो भी बहुत देरी से होगा। इसका और क्या लक्षण है तो इसका जो डाउन सिंड्रोम है तो इससे जो ग्रसित होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें हृदय रोग होता है, ठीक ना। वो मिर्गी का शिकार होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनको मिर्गी मारने लगती है। इसके बाद ये थायराइड का शिकायत होता है। अक्सर देखेंगे महिलाओं में उनका क्या होता है गला बहुत मोटा हो जाता है किसी किसी का, ठीक है। तो क्या होता है थायराइड बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो थायराइड का शिकार हो जाते हैं। सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, बड़े तो हो जाते हैं लेकिन सोचने समझने की क्षमता कैसी रहती है जैसे 8-9 साल का बच्चा हो। तो इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो महिला और पुरुष है दोनों में ऐसे लक्षण होते हैं। इसके बाद जो चौथा जो सिंड्रोम है वो है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है ये गर्भ से ही होता है, ठीक है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो तभी से ये सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम। और इसको क्या कहेंगे शॉर्ट में PS कहेंगे। इसका लक्षण क्या है होठ का फट जाना, ठीक ना। गर्भ में ही क्या होगा बच्चे का जो ऊपरी वाला ओठ है वो जब बच्चा जन्म होगा तो देखेंगे जो ये पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा होगा तो उसका होठ कटा होगा। और इसमें क्या होती है मानसिक कमजोरी, हृदय में छेद हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कम सोचने समझने की क्षमता होती है इसमें। इसके अलावा जो जबड़ा है ये नीचे वाला जबड़ा ये भी छोटा हो जाता है, सिर छोटा हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म होते हुए देखना कि जो सामान्य बच्चा होता है तो जैसे जन्म होता है उसका आंख खुल जाता है, लेकिन यदि बच्चा पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित है तो जैसे बच्चे का जन्म होगा तो उसका जन्म के समय आंख ही नहीं खुलता है। तो ये सारे क्या होती हैं इसके लक्षण होते हैं। तो आई होप कि आप ये जो जितने भी सिंड्रोम हैं, ठीक, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम को समझे होंगे। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो यदि आपको इसी प्रकार के और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।